Neither force nor mere diplomacy can eliminate evil, nor is righteousness upheld by flattery alone. It is wisdom and knowledge that truly strengthen a kingdom, not indulgence in luxuries. ये विचार महान कवि कालिदासा ने अपनी रचना रघुवंशम में दिया था। स्टूडेंट्स, कालिदासा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। किसी भी किंगडम को सिर्फ आर्मी, वॉर या डिप्लोमेसी स्ट्रांग नहीं बनाती। एक राज्य की असली ताकत होती है उसका ज्ञान, विद्या और बुद्धिमत्ता। जब कहीं देश में एजुकेशन बढ़ता है, लिटरेचर लिखा जाता है, साइंस में नए डिस्कवरीज होती हैं, आर्ट और कल्चर डेवलप होते हैं, तब वो सोसाइटी सच में प्रोग्रेस करती है। और इसी वजह से गुप्ता पीरियड को इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत स्पेशल पीरियड माना जाता है। Who were the Guptas? Why is the Gupta period sometimes called the classical age in Indian history? What was happening in the rest of the subcontinent at this time? Who were some great figures of this period? And why do their stories matter today? इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के आंसर्स ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि गुप्तास कौन थे, गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, और इस समय ऐसे कौन कौन से महान लोग हुए जिनकी अचीवमेंट्स आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। ध्रुव और भविष्य अभी अभी पंड्या किंगडम की यात्रा करके लाटे हैं। वहां उन्होंने बड़े बड़े मार्केट्स देखे, समुद्री ट्रेड देखा और रोमान ट्रेडर्स को भी देखा जो मोटे खरीदने आए थे। अब दोनों के मन में एक नई क्यूरियोसिटी पैदा हुई। वो सोचने लगे कुछ 100 साल बाद इंडिया कैसा दिखेगा। क्या नए रूलर्स होंगे, क्या नए सिटीज, नए आइडियाज और नए इन्वेंशंस होंगे। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ दोनों फिर से अपनी टाइम मशीन इतिहासा का इस्तेमाल करते हैं और कुछ सदियों आगे पहुंच जाते हैं। ध्रुव और भविष्य अपनी टाइम मशीन से दिल्ली के मेहरौली एरिया में पहुंचते हैं। वहां उनकी नजर एक बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर पर पड़ती है। दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 years old and still stands tall without rusting. It is a testament to the advanced metallurgical skills of ancient India. Students, सोचो जरा, आज अगर हम एक आयरन की साइकिल या गेट को कुछ साल तक बारिश और धूप में छोड़ दें, तो उस पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये आयरन पिलर लगभग 1600 साल से खुला खड़ा है और फिर भी इस पर बहुत कम रस्ट दिखता है। ये हमें बताता है कि एंशियंट इंडिया में मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान कितना एडवांस था। भविष्य भी हैरान हो जाती है। 1600 years old and not rusting. उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना पुराना आयरन स्ट्रक्चर आज भी इतनी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। दोनों पिलर के पास जाकर देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ नहीं पाते। तभी पास में खड़े एक गाइड उन्हें उसके बारे में बताते हैं। The 6-ton pillar was erected during the reign of Chandragupta II, a ruler of the Gupta dynasty. It was dedicated to Vishnu, and its inscription celebrate the king's achievements. Students, ये पिलर लगभग 6 टन भारी है। हिस्टोरियंस का मानना है कि इसे चंद्रगुप्त II के समय बनवाया गया था। ये विष्णु भगवान को समर्पित था और इस पर लिखी गई इंस्क्रिप्शंस राजा की अचीवमेंट्स को बताती हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। साइंटिस्ट्स ने कई सालों तक रिसर्च की कि आखिर ये पिल्लार रस्ट क्यों नहीं करता। उनका मानना है कि इसके सरफेस पर एक स्पेशल प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है जो आयरन को कोरोशन से बचाती है। ये लेयर उस समय के स्पेशल आयरन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनी। ये बात फिर से प्रूव करती है कि गुप्ता पीरियड के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस थे। अब सवाल आता है कि गुप्ता एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई। By the 3rd century CE, the Kushana Empire started to weaken. New kingdoms emerged, and the new actor on the stage was the Gupta dynasty. जब कुशाना एम्पायर कमजोर हुआ, तब भारत के कई रीजन्स में नए रूलर्स उभरने लगे। इन्हीं में से एक थी गुप्ता डायनेस्टी।
शुरुआत में गुप्तास कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं थे। वो उत्तर प्रदेश के आसपास के एक रीजनल रूलिंग फैमिली माने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाया। यहाँ हम मिलते हैं गुप्ता डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर से, चंद्रगुप्त एक। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त एक और चंद्रगुप्त मौर्य अलग अलग रूलर्स थे। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। चंद्रगुप्त एक played a crucial role in the early expansion of the Gupta Empire. He is remembered for his coins and strategic alliances. चंद्रगुप्त एक ने गुप्ता एम्पायर को स्ट्रांग बनाने की फाउंडेशन रखी। उसने सिर्फ मिलिट्री पावर पर भरोसा नहीं किया, उसने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस भी बनाए, यानी दूसरे पावरफुल रूलर्स के साथ दोस्ती और संबंध बनाकर अपनी पोजीशन को मजबूत किया। इसी वजह से गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे एक पावरफुल राजनीतिक फोर्स बनने लगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि नाम में चंद्रगुप्त एक और चंद्रगुप्त दो लिखा हुआ है। हिस्टोरियंस ने ये नंबर्स इसलिए दिए क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी में दो अलग अलग रूलर्स का नाम चंद्रगुप्त था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ फैमिलीज में दादा और पोते का नाम एक ही रखा जाता है। चंद्रगुप्त एक पहले रूलर थे और चंद्रगुप्त दो उनके ग्रैंडसन थे। और आगे चलकर यही चंद्रगुप्त दो गुप्ता एम्पायर के सबसे फेमस रूलर्स में से एक बने। लेकिन चंद्रगुप्त दो से पहले एक और महान रूलर आए, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को सच में एक पावरफुल एम्पायर बना दिया। उनका नाम था समुद्रगुप्त। The inscription on the iron pillar in Delhi speaks of a king named Chandra, who has been identified with Chandragupta II. Chandragupta II, also known as Vikramaditya, was one of the renowned rulers of the Gupta dynasty. He was a devotee of Vishnu, and his mount Garuda often appears on many inscriptions. Students, अब हम गुप्ता एम्पायर के एक बहुत ही फेमस रूलर चंद्रगुप्त दो के बारे में जानेंगे। ध्यान रहे, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त डायनेस्टी के राजा थे और इनका दूसरा नाम था विक्रमादित्य। दिल्ली के आयरन पिलर पर जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें एक राजा का नाम चंद्रा लिखा हुआ है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये चंद्र असल में चंद्रगुप्त दो ही थे। इस इंस्क्रिप्शन की वजह से हमें उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। Have you noticed the 2-inch Chandragupta Do's name? Historians added this number because there was another Chandragupta before him, his grandfather. Students, एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस किया, चंद्रगुप्त के नाम के साथ दो लगा हुआ है। ये नंबर हिस्टोरियंस ने इसलिए दिया क्योंकि उनसे पहले भी एक चंद्रगुप्त थे, उनके ग्रैंडफादर। इसलिए पहले वाले को चंद्रगुप्त एक और बाद वाले को चंद्रगुप्त दो कहा गया। आज भी कई फैमिलीज में आपने देखा होगा कि दादाजी का नाम पोता को दिया जाता है। इसी वजह से हिस्टोरियंस नंबरिंग का यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चंद्रगुप्त एक played a crucial role in the early expansion of the Gupta Empire. He is remembered for his coins and strategic alliances. गुप्ता एम्पायर को पावरफुल बनाने की शुरुआत चंद्रगुप्त एक ने की थी। उन्होंने सिर्फ युद्ध पर भरोसा नहीं किया, बल्कि स्मार्ट अलायंसेस और राजनीतिक रिलेशनशिप्स भी बनाए। इसी वजह से गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन सका। अब आते हैं गुप्ता एम्पायर के सबसे फेमस वॉरियर किंग पर। द प्रयागा प्रशस्ति प्रेजेस द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त दोस फादर। According to the court poet Harisena, the king's ambition was to unify the earth. Students, समुद्रगुप्त को अक्सर गुप्ता एम्पायर का ग्रेटेस्ट कॉन्करर माना जाता है। प्रयागराज में एक पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है जिसे प्रयागा प्रशस्ति कहा जाता है। इससे हरिसेना नाम के कोर्ट पोएट ने लिखा था। हरिसेना के अनुसार समुद्रगुप्त का सपना था पूरी धरती को एक करना। इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने कई मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और बहुत सारे राजाओं को हराया। Many defeated kings were reinstated and offered tribute to समुद्रगुप्त। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, समुद्रगुप्त हर जीते हुए राजा का किंगडम हमेशा अपने पास नहीं रखते थे।
कई बार वो उन राजाओं को फिर से उनका राज्य देते थे, बस एक कंडीशन पर। उन्हें गुप्ता रूलर की अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी होती थी और ट्रिब्यूट देना होता था। ये स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट थी। इससे एम्पायर भी बड़ा रहता था और बार बार रिबेलियन का रिस्क भी कम हो जाता था। हरिसेना ऑल्सो रोट अबाउट हाउ द किंग सपोर्टेड आर्ट, लर्निंग एंड ट्रेड। स्टूडेंट्स, समुद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो आर्ट, एजुकेशन और ट्रेड को भी सपोर्ट करते थे। इसी वजह से उनके समय में किंगडम रिच और प्रॉस्परस बना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस भी मिला है। समुद्रगुप्त हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज अ वीणा प्लेयर इन वन ऑफ द कॉइन्स ही मिंटेड। सोचिए, एक पावरफुल एम्परर जो युद्ध भी करता है और वीणा भी बजाता है। समुद्रगुप्त के कुछ कॉइन्स पर उनकी इमेज वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। इससे पता चलता है कि गुप्ता रूलर्स मिलिट्री पावर के साथ साथ कल्चर और म्यूजिक को भी इम्पोर्टेंस देते थे। यही बैलेंस, स्ट्रेंथ और कल्चर का कॉम्बिनेशन गुप्ता पीरियड को इतना स्पेशल बनाता है। Ambitious kings sometimes perform the Ashwamedha Yajna to build mighty empires and leave a legacy for the future. Such a significant event was commemorated by minting special coins. Students, प्राचीन भारत में कुछ राजा अपनी शक्ति और प्रभाव दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। ये सिर्फ एक रिलीजियस सेरेमनी नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक डिक्लेरेशन भी थी। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो अलग अलग राज्यों में घूमता था। अगर कोई राजा उस घोड़े को रोकता था तो युद्ध होता था, और अगर कोई नहीं रोकता था तो इसका मतलब होता था कि उसने अश्वमेधा करने वाले राजा की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली। इसलिए अश्वमेध यज्ञ एक तरह से एम्पायर की पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने का सिंबल था। Why do you think kings chose to proclaim their achievements in the form of inscriptions? अब जरा सोचिए, उस समय ना न्यूज़पेपर्स थे, ना टेलीविजन और ना ही सोशल मीडिया। तो राजा अपनी अचीवमेंट्स लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? इसीलिए इंस्क्रिप्शंस यानी पत्थरों, पिलर्स और कॉपर प्लेट्स पर अपनी विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स लिखवाते थे। ये परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता था जो आने वाली जनरेशन्स भी पढ़ सकती थी। और स्टूडेंट्स, आज हम गुप्ता रूलर्स के बारे में जो कुछ जानते हैं उसका बहुत बड़ा सोर्स यही इंस्क्रिप्शंस हैं। द विष्णु पुराणा स्पेसिफाइज द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर: प्रयागा, साकेता, मगधा एंड द सराउंडिंग रीजन्स। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स देखते हैं, विष्णु पुराण। इसमें गुप्ता रूलर्स के इम्पॉर्टेंट रीजन्स का मेंशन मिलता है, जैसे प्रयागा जो आज का प्रयागराज है, साकेता यानी अयोध्या, और मगधा जो लगभग आज के बिहार के एरिया में था। लेकिन स्टूडेंट्स, गुप्ता एम्पायर सिर्फ इन्हीं एरियाज तक सीमित नहीं था। At its peak, the Gupta Empire covered most of present-day North and West India, along with parts of Central and East India. अपने गोल्डन पीरियड में गुप्ता एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था। इसका कंट्रोल प्रेजेंट डे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बड़े हिस्सों तक फैल गया था। मैप देखने पर हमें पता चलता है कि गुप्ता रूलर्स ने एक वास्ट टेरिटरी पर अपना प्रभाव एस्टैब्लिश कर लिया था। The Vakatakas were the allies of the Guptas. Students, गुप्ता रूलर सिर्फ युद्ध ही नहीं करते थे, वो अलायंसेस भी बनाते थे। उनके सबसे इम्पोर्टेंट एलाइज में से एक द वाकाटका रूलर्स जो सेंट्रल इंडिया के रीजन में रूल करते थे। अलायंस का मतलब होता है फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन बिटवीन किंगडम्स। इससे दोनों किंगडम्स को सिक्योरिटी और राजनीतिक सपोर्ट मिलता था। The Guptas claim to have conquered parts of the east coast, down to the Pallavas. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि गुप्ता रूलर्स ने ईस्ट कोस्ट के कुछ रीजन्स पर भी अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया था और पल्लव रूलर्स तक अपनी मिलिट्री कैंपेन्स पहुंचाई थी। स्टूडेंट्स, जब हम गुप्ता एम्पायर का मैप देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इतना बड़ा एम्पायर मैनेज करना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। सोचिए, हजारों सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कुक्स और सप्लाईज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना डिफिकल्ट काम होगा।
इसी वजह से गुप्ता रूलर्स को स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, लॉयल एलाइज और ट्रिब्यूटरी किंग्स की जरूरत पड़ती थी। और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर, डिप्लोमेसी और अलायंसेस ने गुप्ता एम्पायर को उस समय का सबसे पावरफुल एम्पायर बना दिया। Chinese traveler Faxian visited India in the early 5th century CE. He traveled extensively across India, observing her culture, governance, and society, and recorded his experiences for the people of China. Students, अब हम मिलते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर से, फैक्सियन। फैक्शियन चाइना से भारत आए थे। उनका मैं पर्पस था बुद्धिस्ट होली प्लेसेस को देखना, स्कॉलर्स से सीखना और बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करके चाइना ले जाना। लेकिन उन्होंने सिर्फ रिलीजियस साइट्स ही नहीं देखे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस और लोगों की डेली लाइफ को भी ऑब्जर्व किया और अपने ट्रैवल रिकॉर्ड्स में लिखा। आज हिस्टोरियंस को गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फैक्शन के ट्रैवल अकाउंट से मिलती है। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, द सिटीज आर रिच एंड प्रॉस्पेरस, द पुअर, ऑर्फन्स एंड द सिक आर केयर्ड फॉर। फैक्सियन लिखते हैं कि भारत के लोग खुश थे और पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा थी। वो बताते हैं कि सिटीज प्रॉस्पेरस थी, ट्रेड अच्छा चल रहा था और कई जगहों पर चैरिटी हाउसेस और मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी। उनके अकॉर्डिंग गरीब लोगों, अनाथ बच्चों और बीमार लोगों की देखभाल की जाती थी। डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड द नीडी रिसीव फूड एंड मेडिसिन। स्टूडेंट्स, इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उस समय सोसाइटी में वेलफेयर और चैरिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। जरूरतमंद लोगों को मेडिसिन और फूड प्रोवाइड किया जाता था। ये गुप्ता पीरियड की सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। द सिटी हैज मेनी वेल्दी मर्चेंट्स एंड फॉरेन ट्रेडर्स विद ब्यूटीफुल होम्स। फाक्शियम ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सिटीज में बहुत सारे रिच मर्चेंट्स और फॉरेन ट्रेडर्स रहते थे। इससे हमें समझ आता है कि गुप्ता पीरियड में ट्रेड और कॉमर्स काफी डेवलप था। भारत का कनेक्शन दूसरे कंट्रीज के साथ भी था। फॉरेन ट्रेडर्स के आने से इकोनॉमी और भी स्ट्रांग होती थी। द लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर। वो ये भी लिखते हैं कि सिटीज की रोड्स और लेन्स अच्छी कंडीशन में रखी जाती थी, यानी अर्बन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी ऑर्गेनाइज था। लेकिन स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को समझते वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए। हिस्टोरिकल अकाउंट्स रिफ्लेक्ट ओनली द राइटर्स पर्सपेक्टिव। फैक्सियान ने जो देखा और समझा वही उन्होंने लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका अकाउंट पूरी सोसाइटी की कंप्लीट पिक्चर देता है। हर ट्रैवलर अपने एक्सपीरियंस और व्यू पॉइंट के हिसाब से लिखता है। इसीलिए हिस्टोरियंस सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। वो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कई सोर्सेस को कंपेयर करते हैं। Faxian also described the harsh treatment of the Chandalas, who were regarded as outcasts. Students, फैक्सियन ने सोसाइटी का एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट भी मेंशन किया है। उन्होंने लिखा कि चंदालस, जिन्हें उस समय आउटकास्ट माना जाता था, उनके साथ सोसाइटी में हर्ष ट्रीटमेंट होता था और उन्हें सिटीज के बाहर रहना पड़ता था। यह हमें याद दिलाता है कि हर हिस्टोरिकल पीरियड में अचीवमेंट्स के साथ कुछ सोशल चैलेंजेस भी होते थे। इसीलिए हिस्ट्री को बैलेंस्ड वे में देखना जरूरी है, अचीवमेंट्स भी और प्रॉब्लम्स भी। हिस्टोरियंस लुक एट मल्टीपल सोर्सेज बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। अगर दो स्टूडेंट्स एक ही इवेंट को देखकर अलग ओपिनियंस बना सकते हैं, तो हिस्टोरियंस भी एक सोर्स को अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री में एविडेंस को कंपेयर करना और मल्टीपल सोर्सेज का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, फैक्शन के ट्रैवल अकाउंट से हमें गुप्ता एज की सोसाइटी, ट्रेड, वेलफेयर सिस्टम और डेली लाइफ के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन साथ ही ये भी सीखने को मिलता है कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमेशा डिफरेंट सोर्सेज को साथ में देखना चाहिए। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। The Gupta rulers used various strategies, including military conquests, diplomacy, and alliances, to expand and consolidate their vast empire.
The last method included matrimonial alliances. गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। उन्होंने युद्ध भी किए, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का भी उपयोग किया और दूसरे राज्यों के साथ अलायंसेस भी बनाए। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण था प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती चंद्रगुप्त की बेटी थी। उनकी शादी दक्षिण में स्थित वाकाटक राज्य के एक राजकुमार से हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पति की जल्दी मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रभावती गुप्ता ने रीजेंट रूलर के रूप में राज्य की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ रीजेंट रूलर का मतलब है ऐसा शासक जो असली राजा की जगह कुछ समय के लिए शासन चलाता है। अपने शासनकाल में प्रभावती ने वाकाटक और गुप्त साम्राज्य के बीच संबंधों को मजबूत बनाए रखा। एक इंस्क्रिप्शन में उन्हें मदर ऑफ टू किंग्स कहा गया है, क्योंकि उनके दोनों बेटे बाद में वाकाटक राज्य के राजा बने। अपने पिता की तरह प्रभावती भी भगवान विष्णु की भक्त थी। माना जाता है कि उन्होंने विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित कई मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया। महाराष्ट्र के रामटेक क्षेत्र में आज भी ऐसे मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। अब जरा उस चित्र को ध्यान से देखिए जिसमें प्रभावती गुप्ता अपने दरबार में बैठी हुई दिखाई गई हैं। उनके कपड़े, बैठने का तरीका, दरबार का वातावरण और उनके आसपास मौजूद लोगों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय की राजशाही कितनी व्यवस्थित और समृद्ध थी। यह चित्र हमें केवल एक रानी नहीं दिखाता, बल्कि उस युग की संस्कृति, प्रशासन और समाज की भी झलक देता है। द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा भी काफी व्यवस्थित था। Instead of controlling everything from a central authority, they divided the empire into provinces and granted land to local rulers, priests and chieftains. साम्राज्य की हर छोटी बड़ी चीज को सीधे राजधानी से नियंत्रित करने के बजाय गुप्त शासकों ने अपने विशाल राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था। स्थानीय शासकों, पुजारियों और प्रमुख नेताओं को भूमि प्रदान की जाती थी ताकि वे अपने क्षेत्रों का प्रबंधन कर सकें। These land grants were carefully inscribed on copper plates to keep accurate records. इन भूमि अनुदानों का पूरा रिकॉर्ड तांबे की पट्टियों यानी कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था। आज पुरातत्वविदों को ऐसी अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें उस समय के प्रशासन की जानकारी मिलती है। इस व्यवस्था का फायदा यह था कि कर यानी टैक्स ठीक तरह से एकत्र होता था और स्थानीय प्रशासन भी सुचारू रूप से चलता था। थ्राइविंग ट्रेड, किसी भी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए केवल सेना ही नहीं, मजबूत अर्थव्यवस्था भी जरूरी होती है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गुप्तास वाज लैंड टैक्स। गुप्त शासकों की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। इसके अलावा जुर्माने, खानों पर कर, सिंचाई कर, व्यापार और हस्तशिल्प से भी राजस्व प्राप्त होता था। इसी धन का उपयोग सेना को बनाए रखने, मंदिरों और सड़कों जैसी सुविधाओं के निर्माण तथा विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण देने में किया जाता था। इन द गुप्ता एरा, इंडिया ट्रेडेड विद द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। गुप्त काल में भारत का व्यापार भूमध्य सागरीय देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक फैला हुआ था। भारत से कपड़े, मसाले, हाथीदांत, रत्न और कई मूल्यवान वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती थीं। इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट्स टू डिस्टेंट मार्केट्स। हिंद महासागर का व्यापारिक नेटवर्क भारतीय बंदरगाहों को दुनिया के दूर दराज बाजारों से जोड़ता था। अरब सागर में स्थित सोकोत्रा द्वीप इस व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। वहां मिले मिट्टी के बर्तन, ब्राह्मी लिपि के लेख और बौद्ध स्तूपों के चिन्ह यह प्रमाणित करते हैं कि भारतीय व्यापारी सदियों तक वहां सक्रिय रहे। इससे हमें यह भी समझ आता है कि व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करता था, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को भी एक दूसरे से जोड़ता था। As we saw, Gupta rulers were devout followers of Vishnu. However, they also supported other traditions and schools of thought. हालांकि गुप्त शासक विष्णु के भक्त थे, लेकिन वे अन्य धर्मों और विचारधाराओं का भी सम्मान करते थे। उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और अनेक बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया।
इससे स्पष्ट होता है कि उनकी नीति इंक्लूसिव और ओपन थी। Indeed, the prolonged period of peace and stability during the Gupta period promoted notable achievements in various fields. लंबे समय तक शांति और स्थिरता रहने के कारण शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। इसी कारण कई इतिहासकार गुप्त काल को भारत का क्लासिकल एज यानी स्वर्णिम सांस्कृतिक युग कहते हैं। इस समय संस्कृत साहित्य अपने चरम पर था। कालिदास जैसे महान कवियों ने अमर रचनाएं लिखी। कई महत्वपूर्ण पुराणों का संकलन भी इसी काल में हुआ। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर recorded major advancements in mathematics and astronomy. आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें की। चिकित्सा विज्ञान में भी नए ग्रंथ तैयार किए गए और धातु विज्ञान में इतनी उन्नति हुई कि आज भी दिल्ली का लौह स्तंभ उसका जीवंत उदाहरण माना जाता है। This stability strengthened the economy, allowing the state to support scholars, artists, and scientists. शांति और समृद्धि ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, जिससे राज्य विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को सहयोग दे सका। Chandragupta, though kept himself surrounded by many learned men, poets, and artists. चंद्रगुप्त दो के दरबार में अनेक विद्वान, कवि और कलाकार मौजूद रहते थे। उनके संरक्षण में ज्ञान, साहित्य और कला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अब आगे हम इस युग के कुछ महान व्यक्तित्वों के बारे में जानेंगे, जिनकी उपलब्धियां आज भी दुनिया को प्रेरित करती हैं।